दिख नहीं रहा है। हाँ, ओके सर, ओके। दिखाई दे रहा है सर स्क्रीन। ओके सर, गुड मॉर्निंग कंटिन्यू। बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। 9:50 हो गए, अपना लेक्चर हिस्ट्री का शुरू हो चुका है। बच्चों आज हम 9वें पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने पर्यटन और इतिहास इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करे थे बच्चों, और सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया, ये आपने कमेंट्स करके बताए हैं। आज हम लोग 9वां जो पार्ट है, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, इस पार्ट का बच्चों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब बच्चों ऐतिहासिक धरोहर मतलब क्या? बच्चों ये पॉइंट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि ऐतिहासिक धरोहर मतलब क्या। कि बच्चों हम देखते हैं कि जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं, जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी है, तो बच्चों ये जानकारी जो मिली है हमको किसके माध्यम से मिली है? ये जानकारी हमको किसके माध्यम से मिली है? तो ऐसी चीजों का संरक्षण करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चों जो हम तो ये इतिहास जानते हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से इतिहास को जानेंगी, ये इसके आने वाली पीढ़ी को इस इतिहास के, हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी देने के लिए हमको इन ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे, हमको समझ में आएगा ऐतिहासिक धरोहर जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसे कि बच्चों कोई किताब है, विविध प्रकार के वास्तु, जो हमको पता है कि बच्चों अगर हमको मुगल इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो बहुत सी किताबें तो हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, ये लिखित साधन है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है बच्चों कि जिसके बारे में लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन उस वस्तु को देखने के बाद हमको पता चलता है। उस वस्तु को देखने के बाद हमको पता, जैसे बच्चों ताजमहल को हम देख लेंगे तो हमको शाहजहां का समय का किस प्रकार का इतिहास था, उसकी राज व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था उस समय की कैसी थी, तो इसका अध्ययन हम लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ताजमहल इतना खूबसूरत वास्तु बनाई गई है, इसके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि मुगल काल का जो शाहजहां का जो शासन था वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बच्चों वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस समय पर आर्थिक व्यवस्था मुगल काल की बहुत ही बढ़िया थी, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमको पता है कि हमने सुने हैं, हम लोग महाभारत के बारे में जानते हैं, महाभारत के बारे में बच्चे जानते हैं, ये लिखित साधन है, ये लिखित साधन है। मतलब हम महाभारत के बारे में जानते हैं, तो इसकी संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार बच्चों तुम उत्खनन में कई देखते होंगे, कहीं पर भी तुम न्यूज सुनते हैं कि आज ये इस तरह की उत्खनन करने के बाद उस कालन के सिक्के हमको प्राप्त हुए, उस काल के सिक्के हमको प्राप्त हुए। तो बच्चों हमको पता चलता है, वो सिक्कों को देखकर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, वो सिक्कों को देखकर अंदाजा लगा सकते उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी है। बच्चों सभी को पता है कि ईस्वी सन पूर्व काल के समय पर हड़प्पा संस्कृति भारत में अस्तित्व में थी, बहुत ही विकसित संस्कृति भारत में अस्तित्व में थी। हड़प्पा सिंधु संस्कृति के बारे में हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। देखो हम पाठ पढ़ना बाद में स्टार्ट करेंगे बच्चों, लेकिन हम लोग इसको समझना जरूरी है कि ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण करना हमारे लिए जरूरी क्यों है। अब हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग हमको पता चला उस समय पर हड़प्पा संस्कृति के समय पर कोई मनुष्य जीवित था क्या? नहीं था। कुछ लिखित साधन उसमें मिले हैं क्या? हाँ मिले हैं, सिक्के मिले हैं, कुछ ऐसी वास्तु मिली है, चीजें मिली है, जैसे नटराज की मूर्ति वहां पर मिली है बच्चों। तो नटराज की मूर्ति से हम लोग अध्ययन करके ये बता सकते हैं, जो इतिहासकार उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि उस समय पर नृत्य कला अवगत थी। कालीबंगन में बच्चों, जो वहां पर हड़प्पा संस्कृति का एक क्षेत्र है, वहां पर चूड़ियां मिली है, जो औरतें जो पहनती है, कंगन मिले हैं। तो हम इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों कि उस समय पर वहां की औरतें जो है वो कंगन और चूड़ियां पहनती थी। उसी के साथ साथ बच्चों एक प्रकार का हड्डी का टुकड़ा बनाकर उसमें कंगा, जैसे कॉम्ब जिसे कहते हैं कंगवा, तो वो मिला है। तो हड्डी से बनाया हुआ, हड्डी से, किसी जानवर की हड्डी से लेकर वो बनाया गया है। इतिहासकारों ने उसका संशोधन करके हमको बताया है।
तो बच्चों हम इसमें से क्या समझ सकते हैं कि उस समय पर भी लोग जो है अपने केश रचना की व्यवस्था करते थे, अपने बालों को कंघी घुमाते थे। और उसी प्रकार से बच्चों वहां पर जो है कि हड़प्पा संस्कृति के समय में, सिंधु संस्कृति में बहुत से ऐसे सिक्के मिले हैं जो प्राचीन अफगानिस्तान से हमको सिक्के मिलते थे। तो बच्चों इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि उस समय पर हड़प्पा संस्कृति का अफगानिस्तान के साथ व्यापार चलता था। ये ऐतिहासिक धरोहर है बच्चों, इसका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका अब तुम इतिहास में, मैं तुमको चार्ट जब तुम्हारे सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो तुमको पता चला है कि ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और इतिहास के साधन जिसके द्वारा हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसके द्वारा हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिल रही है। बच्चों एक बात बता दूं कि छत्रपति, महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को आद्य देवता मानते हैं। हिंदू स्वराज्य संस्था के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ शासकों में उनकी गिनती की जाती है, कि महाराष्ट्र में हिंदू धर्म प्रतिपालक के नाम से उनको जाना जाता है। मतलब क्या है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज की बच्चों हम लोग मूर्ति देखते हैं, हम लोग उनकी बहुत सी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन एक बात मैं तुमको बता दूं बच्चों, ये तुम्हारी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक ही तस्वीर जो अन्य रूप से पीर मोहम्मद नाम के एक चित्रकार ने बनाई थी, उन्हीं तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए आज उनकी तस्वीरें प्रकाशित की जाती है, उनकी मूर्तियां प्रकाशित की जाती है। एक ही तस्वीरें जो पीर मोहम्मद नाम के चित्रकार ने, जो उनके दरबार में चित्रकार था, उन्होंने बनाई है और ये वास्तु संग्रहालय में इनको संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं। अब पाठ पढ़ने की शुरुआत करते हैं बच्चों, उसके बारे में धीरे धीरे मैं तुमको जानकारी भी देते चला जाऊंगा। अब ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, इसके हिसाब से हम देखेंगे इतिहास के साधन, कि इतिहास के साधन कौन से जिसके द्वारा हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है बच्चों मौखिक साधन। पहला कौन सा है? मौखिक साधन, मुंह से बोली गई भाषा। दूसरा है बच्चों लिखित साधन। दूसरा कौन सा है? लिखित साधन, जो लिखा गया है। और तीसरा है बच्चों भौतिक साधन, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। अब इसके बारे में और इनके प्रशिक्षण के बारे में, इनका संरक्षण किस प्रकार से करना है, मौखिक साधनों का संरक्षण किस प्रकार से करना है, लिखित साधनों का संरक्षण किस प्रकार से, रक्षा किस प्रकार से करना है, भौतिक साधनों का संरक्षण, उनकी रक्षा करना, उनको संग्रहित करके रखना किस प्रकार से जरूरत की, किस प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, ये सब के बारे में बच्चों हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारे पास इतिहास के अनेक साधन और उन साधनों के आधार पर लिखे गए ग्रंथ भी उपलब्ध है। आज हमारे पास इतिहास के बहुत से ऐसे साधन हैं और साधनों के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसा हड़प्पा संस्कृति हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं बच्चों, हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम किताब में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसे साधन थे, वैसे भौतिक साधन थे जो आंखों से द्वारा दिखाई दिए हैं, जिसके द्वारा हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में इतिहासकारों ने इतिहास लिखना शुरू किए, उसके बारे में हमको जानकारी मिल रही है। ठीक है, यह सब अनेक इतिहासकारों द्वारा अथक परिश्रम का फल है। और जितने ये साधन है जिसका इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत से इतिहासकारों का अथक परिश्रम, उनका अध्ययन करना, उनके बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करना, बहुत तकलीफ इतिहासकारों को जाती है। वो एक एक चीज को लेकर सालों साल अभ्यास करते हैं और ये इतिहासकारों के अथक परिश्रम का एक प्रकार से फल है। यह अत्यंत अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है। ये एक प्रकार के अमूल्य, जिनका कोई मूल नहीं है, ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है। इनका संरक्षण संवर्धन करने और उनमें विशिष्ट दस्तावेजों जैसे कि अभिलेखों, ग्रंथों, पुरा वस्तुओं को प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय, उससे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। और इसका संरक्षण और संवर्धन करके, इनका संरक्षण और संवर्धन करके विविध प्रकार के दस्तावेज होते हैं, जिसे अभिलेख कहा जाता है, ग्रंथ होता है, पुरातन वस्तुएं होती है, उनको प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय, उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। बच्चों मुंबई में हम लोग देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बाजू में जो है वो जहांगीर आर्ट गैलरी है। बच्चों वहां पर जाकर तुम देखेंगे बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह वहां पर किया गया है, उसके द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होती है। उस वस्तुओं का हम देखते हैं तो हमारे देश का इतिहास समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इनका कार्य कौन करते हैं? कार्य संग्रहालय करती है। इनको संरक्षण करना और उनकी संवर्धन करने का कार्य संग्रहालय करती है, अभिलेखागार करते हैं और ग्रंथालय करते हैं। इनको संग्रहित करके वो रख सकते हैं।
उनके कार्यों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इनके लिए उनके द्वारा शोध कार्यात्मक पत्र पत्रिका तथा अन्य साहित्य प्रकाशित करते हैं। इनके शोध कार्य, इनके द्वारा जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उनके शोध कार्य जिन्होंने उन्होंने शोध करते वक्त जो जो पत्र पत्रिकाएं उन्होंने जो मेहनत की है, जो कोशिश की उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो के साथ जो है उनकी पत्र पत्रिकाएं वो हर साल जो है हर समय समय पर क्या होती है, प्रकाशित की जाती है। जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता वे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। जिन दस्तावेज और जिन प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इनको क्या होता है बच्चों, ऐतिहासिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से ऐसे अभिलेखागार, बहुत से ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनको प्रकाशित करना करा नहीं जाता, मतलब उनको उनकी अपने देश की संस्कृति के बारे में होता है, किसी चीज के बारे में होता है, उनको प्रकाशित करना धोखे से धोखा होता है, खतरा होता है, और प्राचीन वस्तुओं को प्रकाशित नहीं कर सकते। ऐसे समय पर उनको क्या होता है बच्चों, उनको अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है, जहाँ पर पुराने दस्तावेज सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं, क्योंकि इनको देखकर ही, इनका अध्ययन करके ही इतिहासकार इतिहास लिखता है। इतिहासकार इतिहास लिखता है, तो जिनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ऐसी वस्तुएं जो होती है जिनको प्रदर्शित लोगों के सामने प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, तो इनको क्या होता है, तो अभिलेखागार में क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। उनको अभिलेखागारों में क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसको रखा जाता है। ठीक है, इन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को अनुसंधान करता होता शोध कार्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। फिर ऐसे दस्तावेज जिनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उनको अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। लेकिन इतिहासकारों को ऐसे अपने देश का इतिहास लिखने, कोई भी चीज का इतिहास लिखने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। तो इस समय पर इतिहासकारों को शोध कार्य करने के लिए आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। ग्रंथालय इन ग्रंथों का संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करते हैं, और जो ग्रंथालय जहाँ पर इस ग्रंथों को संरक्षित किया जाता है, इनका देखरेख करने का कार्य कौन करता है, ग्रंथालय प्रमुख करता है। ग्रंथालय में इनका देखरेख की जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आया बच्चों। फिर उसके बाद के पॉइंट पे हम लोग आएंगे, इतिहास के साधन और उसका संरक्षण। अब इतिहास के साधन कौन से हैं और उसका प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है, उनका संवर्धन करने के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है, कैसा कैसा प्रशिक्षण हम ले सकते हैं, के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, इतिहास के साधन और उसका संरक्षण। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो इधर, पहले देखते हैं इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन, लेखन तथा उनकी सूची बनाना, पांडुलिपियों, प्राचीन ग्रंथों, पुरातन वस्तुओं के स्वरूप, भौतिक साधनों की साफ सफाई करना, उन्हें प्रदर्शित करना जैसी बातें बहुत सावधानी और सावधान पूर्वक करनी पड़ती है। देखो बच्चों, इतिहास के साधन प्राप्त करना, इतिहास के साधनों को प्राप्त करना, उनका अंकन करना, उनकी जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में लिखना, उनकी लेखन करके उनकी सूची बनाना, कौन से समय की है, इस प्रकार की सूची बनाना। वहां पर जो ऐतिहासिक साधनों में जो लिपियां है, पांडुलिपियां है, जो प्राचीन ग्रंथ है, पुरातन वस्तुओं में भौतिक स्वरूप की जो पांडुलिपियां है उसका अध्ययन करना, और जो पुरातन वस्तु है उनके भौतिक साधनों की साफ सफाई करना, जो प्राचीन वस्तु है उसकी साफ सफाई करना और उन्हें प्रदर्शित करना जैसी बातें जो होती है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। अब हमको कोई ऐतिहासिक चीजें प्राप्त हो गई बच्चों, तो हम उसको कलर दे देंगे क्या? कोई सिक्का हमको मिल गया, हम उसको कलर देंगे क्या? नहीं। अगर हम उसको कलर कर दिए, उसका हम रंगीन कर दिए, तो जो इतिहास उस समय का वो वस्तु है, उस समय के इतिहास की पूरी पूरी जानकारी हमको नहीं मिल सकती है। इसलिए उसकी साफ सफाई करके बराबर इतिहासकार उसको बराबर संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, उन कार्यों के लिए विभिन्न विषयों की कृतियों का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। अब ये काम करने के लिए हमको ऐतिहासिक जो चीजें हैं, जो लिपियां मिलती है, जो ग्रंथ मिलते हैं, जो वस्तु मिलती है, उसका संरक्षण करना हमारे लिए जरूरी है। तो हम लोग, कोई भी व्यक्ति जाकर उसका संरक्षण सही तरीके से नहीं कर सकता है। तो इस संरक्षण करने के लिए हमको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लेना जरूरी है, विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लेना जरूरी। जैसे बच्चों, हम एक उदाहरण के तौर पर मैं तुमको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी किताबें, बहुत से ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। तो बच्चों, अब ग्रंथालय में उसको संरक्षित करके रख दिया गया है, ग्रंथालय में उनको संरक्षित करके रख दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति को बोले कि हमको ये किताब की जरूरत है, तो वो निकाल कर दे सकता है क्या? नहीं। उसके लिए उस ग्रंथालय का एक कोर्स होता है, प्रशिक्षण होता है, जिसे बिलीप कहा जाता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन, बिलीप। तो उसको ये कोर्स करना पड़ता है, ये प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी वो ग्रंथालय में हर चीजों को अच्छी तरह से संरक्षित करके रख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ये कार्य किया, उचित प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेने के बाद ही हम ये कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग पहला देखेंगे साधन। अब बच्चों मौखिक साधन मतलब क्या, मैं तुमको दिखाई दे रहा है, तुमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मौखिक साधन, लोकगीत। बच्चों हम लोग मौखिक साधन से बहुत ज्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं। अब ये लोकगीत होते हैं, भावगीत होते हैं, जैसे कि हम बता रहा हूँ, तुम जानकारी के बता रहा हूँ कि भारत में विविध प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हर दिन में एक त्योहार होता है बच्चों, और हर त्योहार अपना एक होता है। जैसे दीपावली का उत्सव होता है, त्योहार होता है, उस समय पर दीपावली के गीत गाए जाते हैं। दीपावली के गीत गाए जाते कि नहीं जाते? दीपावली गीत। और उसी प्रकार जो औरतों का जो त्योहार होता है बच्चों, नाग पंचमी के गीत तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब ये जब क्या है बच्चों, ये लोकगीत जो है ये मौखिक साधन है, इसका संरक्षण करना हमारे लिए जरूरी है। तो इसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग हमको लेनी पड़ती है और क्या क्या करना हमको जरूरी है, ये मौखिक साधन कौन से है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, देखो लोक परंपरा के गीतों, कहानियों आदि का संकलन करना। लोक परंपरा के जो गीत होते हैं, लोक परंपरा के जो गीत होते हैं, गाने होते हैं, और जो अलग अलग प्रकार की कहानियां होती है बच्चों, ये ध्यान दो इधर। हम जो है, हम जब छोटे थे तो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमको विविध प्रकार की कहानियां सुनाती थी, विविध प्रकार की कहानियां सुनाती थी। ये कहानियां क्या है बच्चों, ये मौखिक साधन है, ये कहीं लिखी गई नहीं है। उनको पता है, उनकी पीढ़ी से उनको उनके दादी दादा ने उनको ये कहानियां सुनाए होंगे, तो हमको वो कहानियां वो सुनाते हैं। मतलब एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। लेकिन आज हमको इसका संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि आज हम जो है खाली वक्त पर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, हम अपने दादा दादी के पास कहानियां सुनते नहीं बैठते हैं। ये हमको उसका संरक्षण करना हमारे लिए ये बात मैं बता दूं बच्चों कि वीर पुरुषों की कहानियां होती है। जैसे कि जब हमारी जीजा माता जो छत्रपति शिवाजी, जब वो बचपन में जब छोटे थे तो उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है उनकी माता का। क्यों? तो उनकी माँ है जो छोटे थे तो उस समय पर उनको विविध प्रकार के महापुरुष, रामायण में जो वीर योद्धा हुए हैं उनकी कहानियां सुनाया करती थी। इसी का प्रभाव उनके कैरेक्टर पर पड़ा है, इसी के कारण वो इतने शूरवीर बने, इसी के कारण हिंदी स्वराज्य की उन्होंने स्थापना की है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। संकलित साहित्य सामग्री का वर्गीकरण और विश्लेषण करना, अनिवार्य स्थापित करना। ये मौखिक साधन जो संकलित साहित्य, इनको जमा करना, सामग्री का वर्गीकरण करना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसी प्रकार उनका विश्लेषण करना, उनका अनिवार्य स्थापित करना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुसंधानिक मौखिक साहित्य का प्रकाशन करना, जो अनुसंधानित होता है, जो रखे गए हैं, इनका साहित्य का प्रकाशन करना, ये हमारे लिए जरूरी है। अब बच्चों इसके लिए हमको मौखिक साधनों का संरक्षण करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत होती है? जो मौखिक साधन है, इनका संरक्षण करने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हमारे लिए समझना जरूरी है। तो बच्चों किस प्रकार का प्रशिक्षण लेना जरूरी है? पहला देखो, समान प्रशिक्षण लेना जरूरी है। बच्चों सामाजिक मानव जीवन का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। भाषा का हेलो, हाँ बोल, जल्दी बोल, मैं लेक्चर में हूँ, ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा और एक्सपर्ट का। हाँ बाद में आज चले जाना 11 बजे के बाद, ठीक है? सॉरी बच्चों, थोड़ा विलंब हो गया, कॉल आ गया था। कि समाज विज्ञान का प्रशिक्षण लेना जरूरी है, सामाजिक मानव विज्ञान का प्रशिक्षण लेना जरूरी है, मितक भाषा का विज्ञान, जो अलग अलग भाषा है, जो लोक भाषा है, उसका प्रशिक्षण लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी बच्चों, क्योंकि लोकगीत जो होते हैं वो लोक भाषा में होते हैं, फोक बोला जाता है, पारंपरिक भाषा में होते हैं। आजकल की हमारी खड़ी भाषा में वो नहीं होते। इतिहास और ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति, इतिहास और ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति क्या है, उनका संरक्षण करने की पद्धति क्या है, अनुसंधान पर लेखन, ये इस प्रकार के प्रशिक्षण लेना, इस प्रकार का मौखिक साधन का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे बच्चों लिखित साधन। इतिहास के जो साधन में आता है लिखित साधन। अब लिखित मतलब क्या बच्चों? लिखित साधन मतलब जो साधन लिखे गए हैं। अब उस समय पर तो भाषा अवगत नहीं थी,
कि मराठी में दस्तावेज लिखे गए, हिंदी में दस्तावेज लिखे गए, इंग्लिश में दस्तावेज लिखे गए, लेकिन बहुत से ऐसे दस्तावेज है जो हमको लिखा हुआ दिखाई देता है। हम उसको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लेके समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चों, हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो जितने उनके किले हैं वहां पर कुछ लेख लिखे गए हैं। वो लेख पढ़ने के लिए हमको विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत महसूस होती है। उसी प्रकार बच्चों, जो सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के स्तंभ लिखे हैं। हमको पता है कलिंग का युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के समय पर। उस समय पर जब उन्होंने कलिंग के युद्ध में जीत हासिल की, तो वहां पर एक प्रकार का स्तंभ उन्होंने तैयार किया, और स्तंभ में पूरा उसका वर्णन है कि किस प्रकार युद्ध होने के पश्चात, अब इनको बच्चों विशेष प्रशिक्षण, क्योंकि वहां पर लिखा गया है, वो ब्रह्मदेव लिपि में लिखा गया है, पांडुलिपि में लिखा गया है, तो विशेष प्रकार की अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे बच्चों कि इस प्रकार का जब हम उसको समझेंगे, जैसे कि अब मैं कलिंग के बारे में तुमको बता रहा था, तो उसका जो वर्णन है उनके 13वें शिलालेख में लिखा गया है, कलिंग का युद्ध। उस समय पर उन्होंने युद्ध देखने के बाद युद्ध के अंदर कितना जनजातियों का नुकसान होता है, उसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिए थे, उन्होंने युद्ध न करने की घोषणा कर दी थी। ये हमको किससे प्राप्त हुआ? जब सम्राट अशोक के समय पर हम जीवित थे? नहीं थे। हमने उन्होंने जो लेख लिखे हैं, जो ताम्रपट लिखे हैं, जो उन्होंने स्तंभ बनाए, स्तंभ के अंदर उन्होंने इस चीजों को लिखकर रखा है। इसके द्वारा हमको उनकी जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो, ताम्रपट, कार्यालयीन दस्तावेज, जो ताम्रपट होते हैं, एक तांबे का पत्र होता है, उसमें विविध प्रकार के जो राजा महाराजा होकर गए हैं, वो अपने बारे में पूरी पूरी जानकारी लिखते थे, क्योंकि कोई भी युद्ध वो करते थे, जीतते थे, तो वो एक ताम्रपट में लिखकर वहां पर रखते थे। तो ताम्रपट के जरिए हमको उस समय की परिस्थिति, हमको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति हमको समझ में आती है। और कार्यालयीन दफ्तर, अब दफ्तर हुआ करते थे, कार्यालयीन दस्तावेज हुआ करते थे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर स्पेशल दस्तावेज जो हुआ करते थे, जो कार्यालयीन जो कामकाज हुआ करता था, उनको लिखा जाता था। वो अगर संरक्षित है तो उस समय पर किस प्रकार का कार्यालयीन कामकाज चलता था, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। निजी पत्र, जब एक राजा से दूसरे राजा को जो पत्र भेजे जाते थे, वो पत्रों को सुरक्षित करके रखे, वो अगर हमको मिल गए तो उस समय पर हमको राजनीतिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। दैनंदिनी डायरी, बच्चों बहुत से लोगों को ऐसा शौक होता है कि वो अपनी रोज की जीवनचर्या को जो है वो एक नोटबुक में लिखते हैं। और उसी प्रकार राजा महाराजा जो हुआ करते थे, अपने दैनंदिन कार्यों को लिखकर रखा करते थे। अगर ये हमको प्राप्त हुआ बच्चों, तो उस समय पर किस प्रकार का उनका राज कारोबार था, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, बहुत से ऐसे ग्रंथ है, जैसे बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है। बाबरनामा में बाबर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अकबरनामा में अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और उसी के प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो हम बहुत से ऐसे इतिहासकार उस समय पर होकर गए हैं। खाफी खान हो गया, ये इतिहासकार हो गया। वीवा राजवाड़े हो गया, ये इतिहासकार हो गए। उनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां, जो पांडुलिपियां उस समय पर जो पांडुलिपि जो लिपि हुआ करती थी, उसका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। ये सब लिखित साधनों में आते हैं। उसी प्रकार चित्र के बारे में बच्चों में तुमको बताया हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही चित्र प्रकाशित हुआ है, जो उस समय पर उनके दरबार में एक चित्रकार था, पीर मोहम्मद नाम का चित्रकार, उसने वो छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र जो है प्रकाशित किया था, निकाला था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज जितनी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां बनाई जा रही है, चित्र प्रकाशित किए जा रहे हैं, उन्हीं को बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, उसी के द्वारा प्राचीन ग्रंथ आदि अभिलेखों और दस्तावेजों का संरक्षण और संपादन करना, आदि इसी प्रकार अभिलेख, उनके दस्तावेजों का संरक्षण करना और क्या करना, उनका संग्रह करना, संपादन करना हमारे लिए जरूरी है। देखो बच्चों, आगे देखते हैं। दस्तावेजों का संरक्षण करने हेतु आवश्यक साफ सफाई करना तथा अन्य रासायनिक प्रक्रिया करना। जो दस्तावेज होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए उसको स्पेशल साफ सफाई करना, और साफ सफाई के साथ साथ बच्चों क्या है कि उनको रासायनिक प्रक्रिया करना। कि पेज है बच्चों, पेज को दीमक खा लेती है, तो उनको संरक्षित किस प्रकार से रखा जाए आने वाली पीढ़ी के लिए, ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना, जो दस्तावेज है उनका ऐतिहासिक रूप से मूल्यांकन करना, विशिष्ट दस्तावेजों को प्रदर्शित करना, विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज जो होते उनको प्रदर्शित करना हमारे लिए जरूरी है। संपादित साहित्य और अनुसंधान के निष्कर्ष का प्रश्न है। जो संपादित साहित्य, जो साहित्य संपादित किए जाते हैं, जो अनुसंधान किए जाते हैं, जो अनुसंधान मतलब क्या होता है, जो संशोधन किए जाते हैं, उनके बारे में निष्कर्ष प्रकाशित करना।
अब बच्चों लिखित साधनों का संरक्षण करने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, किस प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत होती है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो देखो कौन सा प्रशिक्षण लेना हमारे लिए जरूरी है, कौन सा प्रशिक्षण हम ले सकते हैं। देखो ब्रह्मी, घसीटा, फारसी जैसी लिपियों और उसके विकास का क्रम का ज्ञान। पहले ब्रह्मी लिपि लिखा जाती थी, उसके बारे में जानकर पर कि ब्रह्मी लिपि किस प्रकार से, उसके बारे में ट्रेनिंग लेना। घसीटा लिपि जो सरपा जो घसीटी के लिखा जाता है, जो हमको विशेष रूप से जो है इसकी ट्रेनिंग लेने पर उस शब्दों को हम समझ सकते हैं। फारसी लिपि जो हम देखते हैं मध्ययुगीन काल के बहुत से जो ग्रंथ है वो फारसी भाषा में लिखे जाते थे। तो फारसी लिपि के, पर्शियन लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसको विकास को क्रम देना। ऐतिहासिक कालीन समाज संरचना और परंपराएं, साहित्य और संस्कृति, राज्य सत्ताएं, शासन संस्था आदि का प्राथमिक ज्ञान। ये इस प्रकार के जो ऐतिहासिक समाज संरचना है, उनकी जो परंपरा है, साहित्य है, संस्कृति है, राज्य सत्ता है, शासन व्यवस्था है, आदि चीजों का प्राथमिक रूप से ज्ञान लेना और उसका प्रशिक्षण लेना हमारे लिए जरूरी है। तभी हम लिखित साधनों को अच्छी तरह से संरक्षित रख सकते हैं। उसी प्रकार विविध प्रकार की चित्र शैलियां, शिल्प कला की शैलियां, उनके विकास का क्रम का ज्ञान। विविध प्रकार की चित्र शैलियां होती, चित्र होते हैं, तो चित्र शैलियों का ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जरूरी है। किस प्रकार का अध्ययन करने के लिए उसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। शिल्प कला, शिल्प मतलब पत्थरों पर जो कला की गई है, जो लिखा गया है, जो शैलियां है, उसका विकास का क्रम की ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जरूरी है। तभी हम उन चीजों को अच्छी तरह से संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कागजों के प्रकार, स्याही और रंगों का ज्ञान। कागज, कौन से कागज में लिखा जाता है, या आज के पेपर में, वो पेपर में लिखा नहीं जाता था बच्चों, वो विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के दस्तावेज तैयार करते थे, उनमें लिखा जाता था। तो कागजों को उनको संरक्षित करने के लिए, इतिहास को जानकारी प्राप्त करने के लिए कागजों का ज्ञान होना जरूरी है। उस समय पर कौन सी स्याही का उपयोग किया जाता था, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग, उनके रंगों की ट्रेनिंग लेना भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। आगे का देखेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। उकेरे हुए लेखों के लिए उपयोग में लाए गए पत्थरों के स्वरूप के बारे में जानकारी। अभी बहुत सी चीजें, जो बहुत से राजा महाराज जो पत्थरों को उकेर कर उसमें कुछ लिखते थे। अब तुम हर किलों में जाकर देखोगे बच्चों, बहुत से किले ऐसे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो बहुत से किले, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये राष्ट्र है, तो यहाँ पर किले, और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को किले, सबसे ज्यादा किले उन्हीं के पास थे, और हर जीत के बाद उन्होंने वहां पर एक प्रकार का पत्थर उकेर कर वहां पर लिखा गया है। तो उसका ट्रेनिंग लेना, उनको पढ़ने के लिए उनकी ट्रेनिंग लेना, उनको समझना हमारे लिए जरूरी है बच्चों। एक पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास पहुंचाने के लिए ये चीजें करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, पत्थरों के स्वरूप के बारे में जानकर उस समय पर किस प्रकार के पत्थर थे, क्या क्या था, जब पत्थर था तो उस प्रकार का वातावरण, उस प्रकार की जलवायु कैसी थी, ये सबके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो उसका ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जरूरी है। उसी प्रकार देखो बच्चों, छठवां है दस्तावेजों, अभिलेखों की स्वच्छता और संवर्धन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरण और रसायनों की जानकारी। अब दस्तावेज है, अभिलेख है, इनकी स्वच्छता करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है। दस्तावेज है, अभिलेख है, तो बच्चों इनकी स्वच्छता करना के लिए हम लोग उसको पानी से धोएंगे, उनको कलर करेंगे कि नहीं, वो इस प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया करने के लिए हमको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लेना जरूरी है कि इन प्रकार के दस्तावेजों को, इन प्रकार के अभिलेखों को स्वच्छ करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से रासायनिक द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इन सब की जानकारी लेना, और इसकी जानकारी लेना जरूरी है। और जानकारी लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सातवां, संग्रहालय की दीर्घ में प्रदर्शनी का प्रबंधन और सूचना और प्रौद्योगिकी। और संग्रहालय में जो अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी भराई जाती है, उनका प्रबंध करना, लोगों को जानकारी देना, सूचना और प्रौद्योगिकी करना, तकनीकी का उपयोग करना, ये सबका प्रशिक्षण लेना हमारे लिए जरूरी है। उसी के प्रकार अनुसंधान पर लेकर जो शोध कार्य है उनके ऊपर लेखन करना, उनके ऊपर लेखन करना हमारे लिए जरूरी है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग भौतिक साधन। तीसरा, इतिहास के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण है भौतिक साधन। अब बच्चों भौतिक साधन मतलब क्या, जो बच्चों हमको आंखों से दिखाई दे रहा है, जो वस्तु हमको आंखों से दिखाई दे, जो भी वस्तु हमको प्राप्त हुई है वो भौतिक साधन है।
उसके बारे में हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ना, कि बहुत से, जैसे हड़प्पा के बारे में तुमको बताया कि हड़प्पा में हमको एक मूर्ति मिली है, मूर्ति में कुछ लिखा गया नहीं है, लेकिन वो हमको आंखों से दिख रही है, वस्तु है। तो हम हड़प्पा संस्कृति के समय पर इस समय की मूर्ति हमको मिली है, तो उस समय पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर नृत्य कला अवगत थी। वहां पर पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है हड़प्पा संस्कृति के समय पर, उसका उत्खनन करते वक्त क्या मिली है, पशुपतिनाथ की मंदिर मूर्ति मिली है। तो उस समय पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग है, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग है, वो पशुपतिनाथ की क्या करते थे, पूजा अर्चना करते थे, लोग धार्मिक थे। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं है, ये भौतिक वस्तुएं मानी जाती है, भौतिक साधन माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, कालखंड और प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण करना, सूची बनाना। जो प्राचीन वस्तु है उनका संग्रह करना, उनका कालखंड ज्ञात करना और उनका वर्गीकरण करना, उनकी सूची बनाना, ये हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि बच्चों एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमको हमारे देश का इतिहास, हमारा इतिहास पहुंचाने के लिए हमको ये चीजें करना जरूरी है। जो वस्तु जो होती है प्राचीन वस्तु, उसका संग्रहित करके रखना। तुम देखो बच्चों, कोई भी गैलरी में जाएंगे, जहांगीर आर्ट गैलरी में जाएंगे, तो प्राचीन काल से लेके वस्तुएं वहां पर उपलब्ध है, तो हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से उनको संग्रह करना, उनका कालखंड लिखना और उनका वर्गीकरण करना, उनकी सूची बनाना हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, पुरातन वस्तुओं का संवर्धन करने के लिए आवश्यक साफ सफाई और रासायनिक प्रक्रिया करना। जो पुरातन वस्तु है उनका संवर्धन करने के लिए किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए, इतिहास के लिए उनको जानकारी हो, इसके लिए उनका संरक्षण करना हमारे लिए जरूरी है। तो उसके लिए किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया करना, ये भी हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद देखो बच्चों, चुनिंदा पुरातन वस्तुओं तथा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना। इतिहास की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो विविध चुनिंदा, जो चुनी हुई वस्तुएं, पुरातन वस्तुएं, उनकी प्रतिकृतियां है, उनको प्रदर्शित करना, आयोजित करना, कि लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। ठीक है। उसके बाद पुरातन वस्तुओं से संबंधित अनुसंधान पर लेखों को प्रकाशित करना। फिर लोग जो डॉक्टरेट करते हैं, जो फिलोसोफर लोग हैं, जो इतिहासकार लोग हैं, तो ऐसे इस प्रकार के दस्तावेजों को लेकर क्या कर सकते हैं, वो अनुसंधान पर लेखन करते हैं, उनका संशोधन करके लेख करते हैं। ये लेखों को प्रकाशित करना, ये भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में, इतिहास की जानकारी प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। वनस्पतियों और प्राणियों के जीवाश्मों का वर्गीकरण करना, सूची बनाना। जो वनस्पतियां है, जो प्राणी है, उनके जीवाश्म, जो उनके जीव के अंग है, उनका वर्गीकरण करना और उनकी सूची बनाना, जिसके बारे में आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में पता चले। ठीक है बच्चों, उसके आगे देखते हैं। चुनिंदा जीवाश्म तथा उनकी प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन आयोजित करना। जो चुनिंदा जीवाश्म है अथवा उनकी प्रतिकृतियां है, उनको क्या करना, प्रदर्शित करना। ये भौतिक साधन में आते हैं, ये आंखों देख होता है, इसके कहीं लिखा गया नहीं है, लेकिन आंखों देखा हाल है, वो हमको जल्दी से जल्दी समझ में आता है। उनको देखकर हम समझ सकते हैं कि उस समय पर ऐसे जानवर अस्तित्व में थे। जब हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रतिकृतियां बनाई गई है, जैसा डायनासोर, सभी जानते हैं डायनासोर के बारे में, फिल्मों में देखे। डायनासोर नाम का कोई प्राणी होता था, ये हमको समझने के लिए एक प्रकार के ऐतिहासिक प्रदर्शन में जाना जरूरी है। तो उसकी प्रतिकृति बताई जाती है कि वो कितना बड़ा हुआ करता था, वो कैसा जानवर था। तो ये जीवाश्म जो चीजें, हमारा संरक्षण करना हमारे लिए जरूरी है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आवश्यक प्रशिक्षण। तो बच्चों आवश्यक प्रशिक्षण किस प्रकार से, मतलब इन चीजों को, भौतिक साधनों का संरक्षण करने के लिए हमको क्या क्या ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है बच्चों। ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि क्या क्या ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जरूरी है, क्या प्रशिक्षण लेना जरूरी है। देखो, पुरातत्व अध्ययन प्रणाली, सिद्धांत और प्राचीन संस्कृति का परिचय। जो पुरातत्व विभाग है, उनके अध्ययन प्रणाली कैसी है, उनका किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, उनके सिद्धांत क्या है, प्राचीन संस्कृति का परिचय, इस प्रकार की इन चीजों का ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जरूरी है, प्रशिक्षण लेना हमारे लिए जरूरी है। दूसरा देखो, पुरातत्व वस्तु बनाने के लिए उपयोग में लाए गए पत्थर। जो पुरातत्व वस्तु बनाई गई है, उसमें कौन से पत्थर उपयोग में लाए गए, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। खनिजों, कौन से खनिज का उपयोग किया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग लेना, प्रशिक्षण लेना जरूरी है। धातुओं, कौन से धातुओं से वो बनाई गई है, क्योंकि धातुओं के द्वारा, अब हमको देखते हैं कोई राजा के समय पर हमको कांसे के धातुओं के सिक्के मिले हैं, तो उस समय पर अस्तित्व में आता है कि कांसा जो है उस समय पर अस्तित्व में था। कुछ ऐसे राजा महाराजों जिस समय पर सोने के सिक्के मिलते हैं, तो हम इसमें अंदाज लगा सकते हैं बच्चों कि इन सिक्कों के द्वारा उस समय पर आर्थिक स्थिति मजबूत थी, जिसके कारण सोने के सिक्के बनाए जाते थे। तो इन धातुओं के बारे में जानकारी की ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जरूरी है। चिकनी मिट्टी जैसे साधनों के प्रादेशिक स्रोतों और उनके रसायन विज्ञानों से संबंधित विशेष ज्ञान और रासायनिक
जो विज्ञान है उनसे संबंधित विशेष ज्ञान लेना भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, तीसरा देखते हैं, पुरातन वस्तुओं की साफ सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरणों और रसायनों की जानकारी। इन चीजों का संरक्षण करने के लिए, इन भौतिक वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए उनके साफ सफाई करना, उनका साफ सफाई करना जरूरी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये चीजें उपलब्ध हो, इसके लिए उनके साफ सफाई करना जरूरी है। तो इसके कौन से रासायनिक पदार्थ लगते हैं, कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया करनी होती है, इन सब कौन से उपकरण लगते हैं, इन रसायनों की जानकारी की ट्रेनिंग लेना, प्रशिक्षण लेना भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, विभिन्न कला शैलियों और उनके विकास का क्रम का ज्ञान। विभिन्न कला शैलियों और उनके विभिन्न कला शैली होती है, उनके विकास का क्रम, इनकी भी ट्रेनिंग, इनका भी प्रशिक्षण लेना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद देखो बच्चे, देखते हैं पुरातन वस्तुएं और जीवाश्मों की प्रतिक्रिया बनाने का कौशल। जो पुरातन वस्तु है, अब वस्तु तो है वो हमको देखिए टूटी फूटी वस्तु है, लेकिन इसकी प्रतिकृति किस प्रकार से बनाए गए, लोगों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सी हम आर्ट गैलरी में हम लोग बच्चों देखते हैं कि प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शनी भराई जाती है, ऐतिहासिक प्रदर्शनी बनाई जाती है, तो वहां पर प्रतिकृति बनाई जाती है, उसकी हूबहू एक प्रकार की कृति बनाई जाती है। उन कृति बनाने के लिए किस प्रकार की चीजों की जरूरत महसूस होती है, उनका कौशल हमारे लिए, उनकी ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग लेना हमारे लिए जरूरी। क्योंकि बच्चों हम किले के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि रायगढ़ का किला, रायगढ़ का किला जो होता है, जिन्नर का जो किला होता है, जो किले हैं, हम किले के पास में प्रदर्शनी में किले बनाए गए हैं, और किले के अंदर उस किले बनाने के लिए किस प्रकार की कौशल की जरूरत महसूस होती है, इसका प्रशिक्षण लेना भी हमारे लिए जरूरी है, उसका प्रशिक्षण लेना भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन करना और सूचना और प्रौद्योगिकी। संग्रहालय की दीर्घाओं में जो संग्रहालय होते हैं, जो प्रदर्शनी होती है, उनकी प्रदर्शनी का प्रबंधन करना और वहां पर लोगों को सूचना पहुंचाना, प्रौद्योगिकी करना, किस प्रकार से करना है, इसका प्रशिक्षण लेना भी हमारे लिए जरूरी है। और बच्चों, अनुसंधान पर लेखन के अनुसंधान, जब शोध करता है इतिहासकार, उसके ऊपर अनुसंधान, उसके ऊपर शोध कार्य करते हैं, तो उसके लिए लेखन करते हैं, उन लेखन को प्रकाशित करने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग लेना, ये हमारे लिए जरूरी है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण, इतिहास के साधन, मौलिक साधन, मौखिक साधन, लिखित साधन, भौतिक साधन, इसका प्रशिक्षण लेने के लिए हमको क्या क्या करना है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। ठीक है बच्चों, 5 मिनट बाकी है, आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो वो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाथ उठाओ बेटा, जिसको सवाल पूछना, हाथ उठाओगे, अनम्यूट कीजिए, फिर बच्चे प्रश्न पूछेंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आवाज आ रही है क्या सर? आवाज आ रही है क्या सर? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हेलो सर, आवाज आ रही मेरी है? आवाज सुनाई दे रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी। एक मिनट। हेलो सर, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो सर, अब आ रही है क्या सर आवाज? अब आ रही है? सर मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी। अभी आवाज आ रही है क्या सर? सर इमदादुल्लाह माइक चालू करो, सवाल पूछो। इमदादुल्लाह नहीं दे रही सर। हेलो सर। हेलो, मिथक भाषा क्या होता है सर? इमदादुल्लाह सर, आपको आवाज नहीं आ रही क्या सर? इन्हें सर, हेलो सर, मिथक और भाषा क्या होता है? सुनाई दे रही है सर। हेलो, माइक मिथक और बंद करके भाषा चालू करो विज्ञान क्या सर। होता है सर? इमदादुल्लाह, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? इमदादुल्लाह यस सर, आ रही मेरी है। आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर, आ रहा है। ये सर को नहीं आ रही है आवाज, सर तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। सर आपका माइक कनेक्ट करो, माइक वापस से कनेक्ट करो। सर मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी। हेलो सर, रुक बेटा रुक, इमदादुल्लाह उनके पास आवाज नहीं जा रहा है। 1 मिनट।
हेलो। हाँ हाँ हाँ, उनके पास आवाज नहीं जा रही है, 1 मिनट। हेलो सर, दिनेश सर। सर आपके पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, आप अपना फोन आपका आया था उसकी वजह से आवाज आपका लॉक हुआ है। आप सर जूम मुझे में आवाज जाओ, नहीं जूम में। सुनाई दे रही आपकी। आप बाहर निकल के वापस आओ, बाहर निकल के वापस आओ, बाहर निकल के वापस आओ। लेफ्ट हो सर जाइए मुझे सर। आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। अरे यार, हमारा भी आवाज नहीं जा रहा है उनके पास। वेट करो बेटा, वेट करो। ओके। हाँ वेट करो, 2 मिनट वेट करो।